India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार को फिलहाल कोर्ट ने वैभव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका एमपी एमएलए जज के पास स्थानांतरित कर दी थी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने उनकी याचिका को विधायकों और सांसदों के मामलों की सुनवाई करने वाले रोस्टर बेंच के पास स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता राज्यसभा सदस्य है, इसलिए मामले की सुनवाई एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई करने वाले जज को करनी चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेंटेबिलिटी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान वैभव की तरफ से कहा गया है कि गिरफ्तारी के लिए जरूरी दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ है। सुनवाई के दौरान वैभव के वकीलों ने पुलिस की न्यायिक हिरासत में भेजने के आधारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की ये दलील है कि जांच चल रही है। ऐसे में वैभव का बाहर रहना सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकता है, जबकि इस मामले में पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सबूत हासिल कर चुकी है। पुलिस और मुख्यमंत्री आवास में तैनात चश्मदीद कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उनको कोई डरा धमका नहीं सकता है। और वैभव की इस दलील का सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने विरोध करते हुए वैभव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। हालांकि वैभव के वकील ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किए जाने की मांग करते हुए कहा है कि जांच जारी है और वह जांच में किसी भी तरह की दखल देने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और निजी सचिव वैभव कुमार की याचिका पर सुनवाई के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। वैभव ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले जस्टिस नवीन चावला की एकल जज पीठ ने सुनवाई के लिए इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट के पास भेजा था। एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ करती है। वैभव कुमार की याचिका पर यही पीठ सुनवाई कर रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस मामले में एक पक्ष राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच ने कहा है कि पहले याचिका में मेंटेबिलिटी पर फैसला लेना होगा। कुछ देर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेंटेबिलिटी पर अधिकारी को ये देखना चाहिए था कि उसमें गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था। जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि वैभव की याचिका बेंचनेबल नहीं है। वैभव के वकील ने कहा कि अरनेश कुमार के फैसले के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सकती है। वैभव के वकील हरिहरन ने कहा कि जब मैंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जबकि 4 साढ़े 4 बजे के आसपास निचली अदालत में सुनवाई हो रही थी, तब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर गिरफ्तारी इस तरह से हो रही है तो अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। वैभव के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि इस केस में कोई बरामदगी होनी थी। वैभव के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार पर और वजह आरोपी को नहीं बताया गया। गिरफ्तारी के आधार को लिखित में दर्ज करना है। सीआरपीसी 41 के नियमों का उल्लंघन हुआ है। वैभव के वकील ने सवाल उठाया कि जब कोई बरामदगी नहीं होनी थी तो गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें याचिका की मेंटेबिलिटी पर विचार करना होगा। वकील संजय जैन ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए सभी कोरम को जानकारी दी गई है। वैभव की ओर से कहा गया है कि मौलिक अधिकार का हनन किया गया है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। पुलिस ने 41A की प्रक्रिया का उल्लंघन किया है।
दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील संजय जैन ने कहा कि विभव की ओर से ये दलील निचली अदालत में दी गई थी कि गिरफ्तारी के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन ट्रायल कोर्ट का कहना था कि पुलिस ने ये साफ किया है कि विभव की तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत क्यों थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं है, ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने विभव की याचिका सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट को ये तय करना है कि विभव की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है। दरअसल विभव कुमार ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी के लिए तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उत्तर भारत, विशेष रूप से दिल्ली में भीषण गर्मी की स्थिति का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि राजधानी में पानी की मांग में असाधारण और अत्यधिक वृद्धि हुई है। अनुकूलन, राशनिंग और लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी संभव प्रशासनिक उपाय किए जाने के बावजूद राजधानी में पानी की भारी कमी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त जल आपूर्ति की आवश्यकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दिल्ली निचला तटवर्ती क्षेत्र शासित प्रदेश है, जो इस वर्ष गर्मियों के से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान याचिका के माध्यम से अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग कर रहा है। ये किसी भी अंतर राज्य जल विवाद या साझा जल संसाधनों के राजधानी के दावों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। और याचिका में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने दिल्ली के साथ अपना जल साझा करने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश के साथ भौतिक सीमा साझा नहीं करता। इस प्रकार पानी को हरियाणा राज्य में मौजूदा जल चैनलों, नदी प्रणालियों के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक है, जिससे अंततः वजीराबाद बैराज पर दिल्ली को छोड़ा जा सके। दिल्ली सरकार ने हरियाणा राज्य से अनुरोध किया है लेकिन हरियाणा राज्य ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। वह निर्देश मांगे गए हैं जिससे कि हरियाणा राज्य अपना सहयोग प्रदान करे और हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े जाने के लिए सहमत अतिरिक्त पानी सहित दिल्ली को पानी छोड़े। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि पड़ोसी राज्य द्वारा राजधानी को आपूर्ति की जाने वाली पानी की मात्रा सीमित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के सदस्यों द्वारा बूथ कैप्चरिंग द्वारा और चुनावों में धांधली के आरोप लगाने वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। याचिका में कुछ बूथों पर दोबारा मतदान और वोटों की गिनती के लिए निर्देश की मांग की गई है। बता दें आपको कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट देते हुए याचिका खारिज की। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है। जस्टिस शर्मा ने याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट अल्जो जोसेफ से कहा है कि अस्वीकृति आदेश कहाँ है, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? इस देश में हाईकोर्ट बंद नहीं है, कृपया हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट के सामने ये सब बहस करें। मुझे खेद है कि हम इस पर गुण दोष के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि वकील ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन पीठ ने अपना विचार नहीं बदला है। पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है। वकील ने हाईकोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ ही वर्तमान याचिका को वापस लेने के लिए दबाव डाला। इसे वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है और ये याचिका बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में कथित रूप से सत्ताधारी राजनीतिक दल जेडीयू के सदस्यों द्वारा सरकारी अधिकारियों की सहायता से बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में धांधली से संबंधित है। ये भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों और जिला चुनाव अधिकारी अवनीश कुमार सिंह सहित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि जब उसने बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने की कोशिश की तो जेडीयू के अधिकारियों और समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। याचिका में मांग की गई है कि मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ मतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष गिनती कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दें। न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि जनता दल सेकुलर के नेता एच.डी. रेवन्ना को
उनके खिलाफ दर्ज अपहरण मामले में जमानत देने वाला निचली अदालत का आदेश कानूनी प्रावधान की व्याख्या में दोषपूर्ण प्रतीत होता है। स्पष्ट दोष को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने जमानत रद्द करने की याचिका पर एचडी रेवन्ना की प्रतिक्रिया के लिए आपातकालीन नोटिस जारी किया है। एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अपहरण और यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल द्वारा जमानत रद्द करने की याचिका दायर की गई है। अदालत ने एचडी रेवन्ना को नोटिस की तामील पूरी करते हुए जमानत रद्द करने के मामले में सुनवाई करने के लिए पोस्ट कर दिया है। एचडी रेवन्ना पर 2 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें से एक यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है और दूसरा अपहरण के आरोपों से जुड़ा है। उन्हें इस महीने की शुरुआत में दोनों मामलों में जमानत दी गई थी और जमानत दिए जाने को एसआईटी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। एसआईटी का प्रतिनिधित्व करते हुए विशेष लोक अभियोजक और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रवीश वर्मा कुमार ने तर्क दिया है कि सवाल ये है कि क्या जमानत देने का ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत था। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण के आवेदन में गलती की है। ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को पढ़ने के बाद जज को दलील में कुछ दम नजर आया। जस्टिस दीक्षित ने कहा है कि ये दोषपूर्ण प्रतीत होता है। रिकॉर्ड को देखते हुए स्पष्ट रूप से त्रुटि प्रतीत होती है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई की अनुमति दी जाती है तो कोई भी आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं कर पाएगा। बता दें आपको कि न्यायालय ने मामले को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढ़ा दिया है, जबकि विरोधी वकील द्वारा संक्षिप्त आपत्तियां उठाई गई थी। विशेष रूप से एचडी रेवन्ना ने दोनों मामलों में उनके खिलाफ दायर 2 प्राथमिकी रिपोर्ट को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई भी आज जस्टिस दीक्षित द्वारा की जानी है। यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार रात गिरफ्तार होने के बाद लोकसभा चुनाव में जेडीएस बीजेपी के संयुक्त प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट में याचिका दायर की है। प्रज्वल ने अपनी याचिका में कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। शुक्रवार की सुबह मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। प्रज्वल ने अपने वकीलों से कहा कि वह सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी के साथ सहयोग कर रहे हैं। उनके वकील अरुण जी ने इस संबंध में कहा कि उन्होंने कहा कि वो सहयोग करेंगे लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रज्वल जांच में सहयोग के लिए आगे आए हैं। मीडिया से उनकी अपील है कि मीडिया ट्रायल ना हो। गुरुवार की रात जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना एयरपोर्ट पहुंचे थे, उन्हें एसआईटी की 5 सदस्यीय महिला टीम ने गिरफ्तार किया था। बता दें आपको कि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया। कानून अपना काम करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पपुत्र और कर्नाटक में हासन लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पिछले महीने अपने क्षेत्र में मतदान के दूसरे दिन ही डिप्लोमेटिक वीजा पर जर्मनी चले गए थे। मतदान से 4 दिन पहले कथित रूप से उनसे जुड़े अश्लील वीडियो के पेन ड्राइव की सार्वजनिक जगहों पर पाए जाने के बाद जांच और गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई थी। व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने माना है कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत कानून के साथ संघर्ष में बच्चे को जमानत देने के लिए कोई रोक नहीं है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा है कि हम कोई वैध कारण नहीं देखते हैं कि कोई प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण क्यों लिया जाना है। अदालत ने कहा है कि बार बार ये माना जाता है कि जमानत नियम है और इनकार अपवाद है और एक बच्चे को इस तथ्य के कारण नुकसान में रखा जाना कि अधिनियम में गिरफ्तारी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, अधिनियम के उद्देश्य के साथ कोई न्याय नहीं करता है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम में गिरफ्तारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना कानून का एक सचेत कार्य है जिसमें लाभकारी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया और ये सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधान के लाभ से बच्चों को वंचित नहीं करेगा। बता दें आपको कि कोर्ट सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक
किशोर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन की विचारणीयता के संबंध में 33 याचिकाओं के बैच की सुनवाई कर रही थी, क्योंकि किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के मद्देनजर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा परस्पर विरोधी विचार लिए गए। प्रस्तुतियां सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि विभिन्न हाईकोर्ट के इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी राय ली है और एक व्यापक दृष्टिकोण और प्रतिबंधित दृष्टिकोण है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मिस सुरभि जैन और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में इसी तरह का दृष्टिकोण लिया, जबकि ये ध्यान में रखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रवचन किए गए थे। खंडपीठ ने कहा कि माना गया था कि 2015 के अधिनियम में गिरफ्तारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और आशंका शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए समान होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण या डीडीए और दिल्ली नगर निगम या एमसीडी को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर शुल्क लगाने के लिए सिस्टम विकसित करने या नियम बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा है कि अतिक्रमण करने वालों से वसूले जाने वाले शुल्कों की सावधानी पूर्वक मात्रा निर्धारित करके ये स्पष्ट धारणा बनाई जानी चाहिए कि यह आम जनता के लाभ के लिए होगा। अदालत ने कहा है कि अतिक्रमण के मामले में संबंधित भूमि स्वामित्व प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमणकर्ता को उसके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की सीमा तक उत्तरदायी बनाया जाएगा। अदालत कमलेश जैन नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें भोजनालय को लाउडस्पीकर या एम्पलीफायर के माध्यम से उच्च ध्वनि वाले संगीत का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई। पुलिस गश्ती दल ने पाया कि कैफे मालिक ने टेबल और कुर्सियां खुले में रखी थी, जिसके बाद भोजनालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैफे चलाने के लिए भोजनालय मालिक द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र सार्वजनिक भूमि है और उस पर अतिक्रमण किया गया है, इसीलिए अदालत ने डीडीए और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि भोजनालय मालिक ने क्षेत्र में हरी घास की कालीन के साथ टेबल और कुर्सियों जैसे फर्नीचर रखे थे और जिसका उपयोग किराए के परिसर के विस्तार के रूप में किया जा रहा है, जबकि वह जानता है कि भूमि डीडीए की भूमि है और किराएदारी के अंतर्गत नहीं है। अदालत ने यह भी पाया है कि मालिक ने डीडीए की अनुमति के बिना संबंधित क्षेत्र का उपयोग करके राज्य की कीमत पर अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक भूमि का उपयोग किया है, जिसने संबंधित एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित क्षेत्र में भोजनालय या किसी अन्य रेस्टोरेंट द्वारा रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत नहीं बजाया जाए। अदालत ने भोजनालय मालिक को कैफे चलाने के लिए सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न करने का भी निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर एसएचओ या डीडीए तत्काल कार्रवाई करेगा। देश में वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 2013 में कानून बनाया गया था। इसे पॉश एक्ट कहा जाता है। बता दें आपको कि ये पॉश एक्ट में क्या क्या आता है, ये बताएंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। द पॉश एक्ट एक लेजिस्लेटिव मेजर इंडिया में जिसका मेन एम वीमेन को वर्कप्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से बचाना है। इस एक्ट के की प्रोविजंस की बात करें तो ये एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है कि कौन से एक्ट्स और बिहेवियर्स अनवेलकमिंग हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इम्प्लाइडली, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस या सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना, सेक्सुअली कलर रिमार्क्स देना, पोर्नोग्राफी शो करना और कोई भी दूसरे अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल सेक्सुअल नेचर के कंडक्ट शो करना। इस एक्ट के तहत आईसीसी यानी इंटरनेशनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन हर उस वर्कप्लेस पे होना चाहिए जहां एटलीस्ट 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो, जो कंप्लेंट्स को हैंडल करे, इंक्वायरीज कंडक्ट करे और फर्दर रिकमेंडेशंस दे। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने सैमुअल टेनिसन वर्सेस द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी एमसीसी के केस में ये रूल किया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को आईसीसी की फाइंडिंग्स को मानना पड़ेगा। पॉश एक्ट के अधीन कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि आईसीसी की रिपोर्ट को फॉर्मल इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट माना जाएगा, ना कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की तरह।
और चलिए इसी के साथ कोर्ट राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.